एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि जब हम समस्याओं पर फोकस करते हैं तो गोल दिखना बंद हो जाता है। और जब गोल पे फोकस करते हैं तो समस्याएं दिखना बंद हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन, विकलांगता और उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम माध्यम से स्टार्ट हो चुके हैं सोशल वर्क में। और पेपर वन बाइलिंगुअल स्टार्ट हो चुका है। साथ ही ये हमारी पूरी टीम है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको काजल चौधरी मैम टीच करेंगे ह्यूमन स्टडीज बाइलिंगुअल। और कविता मैम आपको पेपर वन टीच करेंगे। सीपी यादव सर आपको बाइलिंगुअल पेपर टू टीच करेंगे और मैं आपको हिंदी में। ओके, ये हमारी पूरी टीम है जो आपको टीच करेगी। तो आइए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा शार्ट में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आप जान लें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स समय समय पर जो है डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर पर डे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। 5 क्वेश्चन हिंदी में, 5 क्वेश्चन इंग्लिश में, पेपर वन के भी और पेपर टू के भी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसको जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट आती रहती है, जो भी न्यू होती है एग्जाम से संबंधित। तो इसको भी आप ज्वाइन करें। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन करें। साथ ही अगर यूट्यूब पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी बेहतर कंटेंट पढ़ने को मिले। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और उस क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है डिसेबिलिटी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको डिसेबिलिटी से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स अभी रनिंग में है और अभी लगभग 1 महीने एग्जाम के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले एक कोट, इसको हम पढ़ते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना आदर्श को दृश्य में बदलने की दिशा में पहला कदम है। टोनी रॉबिन्स का ये कोट है। यानी कि गोल सेट करो। गोल सेट करने से हमें वो चीजें दिखने लगती हैं जो हमें पहले नहीं दिख रही होती। जब हम गोल सेट करेंगे तो उस गोल को पाने के लिए रास्ते तलाशेंगे, रास्ते खोजेंगे। ठीक है। एक लाइन भी है कि जब हम समस्या पर फोकस करते हैं तो गोल दिखना बंद हो जाता है, और जब गोल पर फोकस करते हैं तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित है। तो ये कोट इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे के डिस्कशन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका डाटा है, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की हमारे भारत में। तो हम डाटा लेंगे 2011 के सेंसस का, क्योंकि नई सेंसस अभी हुई नहीं है, रनिंग में है। तो भारत में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। कितना? 2.21%। कुल विकलांग व्यक्तियों में से 1.50 यानी कि 1.50 करोड़ पुरुष हैं, और शेष के क्या हैं? स्त्रियां हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, चलन बाधित, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता, बहुविकलांगता। तो इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के विकलांगता है, उनसे जुड़े और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथा अन्य विकलांगताओं। एक सेकंड। ठीक है। तो तो जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं जो मैंने अभी डिस्कस किया है, उनसे संबंधित अन्य विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं। और जब हम 2001 सेंसस की बात करते हैं, 2001 की जनगणना, ये जनसंख्या जो है 2.13% है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2000 जो है एक की तुलना में 2011 में ये संख्या क्या हुई? बढ़ी है। ठीक है। तो ये 2001 में कितनी थी? 2.13 थी। और 2011 में कितनी है ये? तो आप देख सकते हैं 2.21 है।
तो अगर जो ये आ जाता है रीजनिंग एक्सप्रेशन में, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको। ये मानते हुए कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन है। क्या है? बहुमूल्य मानव संसाधन है। और यदि उन्हें समान अवसर, प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हो, तो उनमें अधिकांश बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान अवसर देने के लिए उनके अधिकारों का संरक्षण, समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान जो है की जा सके, इसलिए विकलांग व्यक्तियों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। अभी आगे हम कुछ इसी वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जो लोग विकलांग होते हुए भी जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है। सबसे पहले यहाँ पर एक कोट दिया गया है स्टीफन हॉकिंग का, जो कि खुद विकलांगता से ग्रसित थे। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। तो कितना प्यारा जो है कोट है यहाँ पर। आप इसे जो है अपने शब्दों में भी समझ सकते हैं। और ये इतना प्यारा कोट है, स्टीफन हॉकिंस जो खुद इस समस्या से ग्रसित थे, उन्होंने जीवन में जो कुछ किया उससे आप लोग रूबरू होंगे, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अन्य चीजों में भी उनके विचार जो है उनके विचारों का महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंग का ये जो कथन आप पढ़ सकते हैं। साथ ही एक थॉमस एडिसन ने यहाँ पर बात की है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे पक्का तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। कुछ लोगों का जेआरएफ एक दो नंबर से रुक जाता है या नेट एक दो नंबर से रुक जाता है, तो वो तैयारी को जो है कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं बीच में, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा एक बार और प्रयास करना ही सफलता का पक्का तरीका माना जाता है। यानी सफल तो वही होंगे जो प्रयास करेंगे। अगर आप एक दो प्रयास में असफल हो गए हैं और प्रयास करना बंद कर दिया, तो फिर आपका सफल होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रयास करना ही बंद कर दिया। तो प्रयास करने वाले लोग ही सफल होते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिफिनेशन देखेंगे विकलांगता की परिभाषा, कि आखिर हम विकलांग माने तो किसे माने। कि किसी की एक उंगली भी अगर कट जाए तो क्या वो उसको हम विकलांग मानेंगे? तो ऐसा नहीं है। विकलांगता की सरकार ने एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अंतर्गत जो व्यक्ति फिट बैठता है, ठीक है, उसको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट देती है, और उसी को वो योजनाओं का लाभ मिलता है। 1995 में एक अधिनियम आया था जिसे हम कहते हैं निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम, पीडब्ल्यूडी। अभी 2016 में इसका संशोधन हुआ है और नए सिरे से ये अधिनियम लाया गया है। उस पर हम जो है बाद में डिस्कशन करेंगे। पीडीएफ आपको, और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी तरह की पीडीएफ पाने के लिए, इसी तरह की कंटेंट पढ़ने के लिए, इसी तरह के कंटेंट से पढ़कर अपनी सफलता पाने के लिए आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही कम जो है पैसों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। तो जरूर जुड़े इससे। आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये एक्ट है 1995 का, इस एक्ट में एक धारा है जिसे हम टू ना, ठीक है, हिंदी में, के अनुसार इसमें बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित है। यानी बेंच मार्क कितना है? तो बेंच मार्क जो है कितना है? 40%। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि बेंच मार्क से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, आता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी कि जो डब्ल्यू एच ओ है, डब्ल्यू एच ओ ने तीन अवधारणाओं जिसमें हानि, जिसे इम्पेयरमेंट कहते हैं, विकलांगता डिसेबिलिटी और बाधा हैंडीकैप के बीच अंतर किया है। क्या अंतर किया है? आइए देख लेते हैं क्या अंतर जो है डब्ल्यू एच ओ ने किया है। क्योंकि डब्ल्यू एच ओ बड़े स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको टैकल करने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। तो इम्पेयरमेंट को डब्ल्यू एच ओ ने बताया कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक या शारीरिक संरचना या कार्य की कोई हानि या असामान्यता, कोई जो है हानि कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी के बारे में बताया कि किसी गतिविधि को मानव के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके, जो जनरल तरीके होते हैं, से या सीमा के भीतर करने में कोई प्रतिबंध या क्षमता की कमी। ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1976 में। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, एक हानि जिसे इम्पेयरमेंट कहते हैं, और एक विकलांगता जिसे डिसेबिलिटी कहते हैं। मोदी जी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, दिव्यांगजन।
ठीक है। तो अब उस शब्द विकलांग के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं दिव्यांग। विकलांग जन के स्थान पर है। अगला जो है इस क्रम में जो तीन जो है अंतर WHO ने दिए हैं अलग अलग। अगला है हैंडीकैप, यानी कि असमर्थ, बाधा। किसी व्यक्ति के लिए बाधा है क्या है, नुकसान है, हानि है, या विकलांगता के परिणाम स्वरूप होती है। हानि या विकलांगता के परिणाम स्वरूप होती है, जो भूमिका को करने से, किसी भी भूमिका को करने से रोकती है। उस व्यक्ति के लिए उम्र, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों जैसी विशेषताओं के साथ इसे सामान्य माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिफिनेशन WHO के द्वारा दी गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि विकलांग लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कौन से प्रयास किए गए। तो सबसे पहले 2012 में ही विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है, और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, यहाँ पर सारे प्रावधान कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की PDF पाने के लिए आप हमारे जो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को जो है डिटेल से कवर किया गया है हमारे पेड कोर्स के नोट्स में, तो आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में बताया गया है कि 1992 और 2000 में, 1992 में आया, 2000 में इसका संशोधन हुआ। भारतीय पुनर्वास परिषद को वर्ष 1992 में एक संसद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यवसायिक और कार्मिकों के प्रशिक्षण के नियमन और इसको मॉनिटर करती है। पुनर्वास विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। पुनर्वास परिषद को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के पुनर्वास और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण और व्यवसायिक उपकरण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट इसके अंतर्गत हमने कवर किया है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, अक्सर किसी न किसी फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में या अन्य फॉर्म में। अगला है ऑटिज्म, प्रमस्टिक अंगघात, मानसिक मंदता, बहु विकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण कल्याण जो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। इसके अंतर्गत 2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई। यह स्वयंसेवी संगठनों, विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं, उनके अभिभावकों अभिभावकों की संस्थाओं के एक तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में 3 सदस्यीय स्थानीय स्तर समितियां स्थापित करने, जहां कहीं आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों के कानूनी संरक्षक तैनात करने का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो अभी इस एक्ट में ये नाम दिया गया है सेरेब्रल पॉल्सी, ये क्या होती है? ये एक चिकित्सीय स्थिति है जो आमतौर पर जन्म से पहले या जन्म के समय मस्तिष्क क्षति के कारण होती है, जिससे हाथ पैरों पर नियंत्रण खो जाता है। ठीक है। इसके बाद मानसिक मंदता, औसत से कम बुद्धि और 18 वर्ष की आयु से पहले मौजूद जीवन कौशल का एक सेट, यानी कि औसत से कम बुद्धि को मानसिक मंदता के रूप में देख सकते हैं। आर्टिज्म क्या है? तो संचार में परेशानी, समझने में परेशानी, सीखने की समस्या, ये आर्टिज्म से संबंधित होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इसी तरह की PDF पाने के लिए हमारे जो है पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है सोशल वर्क में। और अन्य बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमने इसको कवर कर लिया है। हालांकि बहुत सारे प्रावधान हैं जो एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है जब आप पेड पेड कोर्स में आएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो विकलांग समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्वभागीदारी जो अधिनियम था, उसकी एक धारा है 44 और 45, यानी कि उसकी जो धारा है 44 और 45, इसके अंतर्गत बताया गया है कि परिवहन, सड़क और निर्मित वातावरण में स्पष्ट तौर पर गैर भेदभाव का प्रावधान है कि भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होती है। तो जो डिसेबल पर्सन है वो जीनों पे कैसे चढ़ेंगे? तो इनके लिए जो है सीधी स्टेयर बनाई जाती है, जहाँ पर जीने नहीं होते, जो सीधी ढलान होती है। तो वहां पर वो उसके साइड में पाइप लगाई जाती है, लगाया जाता है कुछ लकड़ी का या स्टील का, तो इसको पकड़ के वो चढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये इंडिकेशन दिया गया है, निर्देश दिया गया है अधिनियम 1995 में, जिसके माध्यम से कि किसी भी प्रकार का गैर भेदभाव ना हो। इसके अलावा अगर हम संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं तो वहां पर जो है स्थिति और अवसर की
समानता के बारे में बात की गई है। तो स्थिति और अवसर सभी व्यक्तियों के लिए है। तो जो विकलांग व्यक्ति हैं वो भी जो है सरकारी कार्यालयों में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, इन जो भी स्थान है जहाँ पर उनका उनको कार्य होता है, बैंक में या जहाँ पे भी उनको जाने की जरूरत होती है, वहां पर वो आसानी से पहुंच सके। इसलिए जो है एक्ट में इस चीज के बारे में बताया गया है कि जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए, और रखा भी जा रहा है। आप लोगों ने इस बात को नोटिस भी किया होगा। इसके बाद हम विकलांगता के कारण पे अगर हम चर्चा करें कि ये होता क्यों है, तो तीन कारण बताए गए हैं। एक वंशानुगत है, ठीक है, एक जन्मजात है, और एक आकस्मिक है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। तीन कारण यहाँ पर बताए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की वजह से कभी कभी जो है शारीरिक क्षति हो जाती है, तो वो भी इसका एक है। बहुत सारे लोग जो डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है। एक अभिषेक बच्चन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं। इनको भी बचपन में डिसलेक्सिया की समस्या थी, जो एक सीखने का विकार है, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो बाद में इन्होंने उस चीज़ को फेस किया, उस चीज जो है उसका निदान किया और लाइफ में आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि जो विकलांगता है उसमें रह के या उससे निजात पाकर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी पिक्चरें की। ठीक है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, जो फेमस गाना है, उसमें अभिषेक बच्चन ही उसमें दिखते हैं आपको। ठीक है, बॉलीवुड में इनका काफ़ी नाम है, ऐश्वर्या राय के हस्बैंड हैं ये। तो इन चीज़ों के माध्यम से आप इनके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो आप इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ईरा सिंघल जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने स्कोलियोसिस जो है डिसेबिलिटी का शिकार हुई है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी ये बीमारी है। ठीक है, और इन्होंने 2014 में यूपीएससी क्लियर किया है। 21 अगस्त 1983 मेरठ में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन संकाय से विपणन और वित्त में दोहरी एमबीए किया है। ठीक है, डबल एमबीए है ये। तो डिसेबिलिटी से बाहर निकलकर डिसेबिलिटी में रहते हुए भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पहले हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह की पीडीएफ पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल है, री एग्जाम के लिए भी बहुत कम फीस में अवेलेबल है। और दो दिसंबर 2024 बैच के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए अवेलेबल है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।